गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो ये है हमारा फिजिकल एंड केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे रेट लॉ के बारे में कि रेट लॉ होता क्या है और रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं रेट लॉ। रेट लॉ तो इसमें टर्म में ही आपका क्या है, लॉ है। तो ये बेसिकली एक लॉ होगा। तो ये लॉ बोलता क्या है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है ये जो आपका रेट लॉ है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, according to the rate law, rate of the reaction is directly proportional to the effective concentration of reactants। ओके, तो रेट लॉ बोलता क्या है? तो रेट लॉ जो है आपके किसी भी रिएक्शन के रेट को रिलेट करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है किस टाइप से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है। यहाँ पर एक जो आपका टर्म दिख रहा होगा इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि आपने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा, उसमें H2O जो आपका हाइड्रोलिसिस था आपका एस्टर का, उसमें H2O का कंसंट्रेशन जो है किसी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेट लॉ को डिटरमाइन करने में या फिर रेट लॉ को अफेक्ट करने में, तो वो जो है अफेक्टिव कंसंट्रेशन में नहीं आएगा। दूसरी चीज हमने ये देखा था कि ऑर्डर्स और जो मॉलिक्युलरिटीज होती हैं वो जो है आपका हाई नहीं होती, ज़्यादा हाई नहीं होती, 3 से ज़्यादा, अगर मोस्टली 4-5 ये सब नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि आपका जो बहुत सारे रिएक्टेंट हैं तो सभी के कंसंट्रेशन को हमको रेट लॉ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो रेट लॉ जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर आपको सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन दिखेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल में उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उनके कंसंट्रेशन में छेड़खानी करने से उसके रेट ऑफ रिएक्शन में भी प्रभाव पड़ता है। वही आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेंशन होते हैं रेट लॉ। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? सपोज आपका जो है, जल्दी जल्दी एड होते जाइए। अगर मैं बोलता हूं कि ये ए और बी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपके प्रोडक्ट पी में, तो इसके लिए रेट लॉ क्या होता है? इसके लिए जो रेट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर में x इंटू बी की पावर में y। ठीक है, ये है आपका रेट लॉ। दैट इज इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर उसके रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ ए मेंशन है और कंसंट्रेशन ऑफ बी मेंशन है, तो इन दोनों के कंसंट्रेशन ही उस वहां पर रेट लॉ को अफेक्ट करेगा। इसमें ए के कंसंट्रेशन को अगर मैं क्या कर देता हूँ, ए के कंसंट्रेशन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बी के कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर तो रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है आपका इन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से हमारे रेट में भी चेंज हो रहा है। दैट इज इट शुड बी मेंशन्ड इन द रेट लॉ। ठीक है, ओके।
समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और अगर यस सर। अगर हमको यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ जाए सपोज, ठीक है, जैसे कि चलो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, k a की पावर में x एंड b की पावर में y। अब यहाँ पर ये जो आपका k है, ये k क्या होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अरे क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब चलो सब ये जो आपको मैं यहाँ पर ऑर्डर कल मैं आपको पढ़ा रहा था, पिछले क्लास में ऑर्डर पढ़ाया था, तो वो ऑर्डर जो है वो क्या होता है, तो ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन द रेट लॉ। तो ऑर्डर पता करने के लिए आपको रेट लॉ निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप काइनेटिक पढ़ते हैं तो उस काइनेटिक का पूरे, अगर मैं फिजिकल एंड केमिकल काइनेटिक की बात करूँ तो उसका आधा काम जो है उसका रेट लॉ करता है। अगर आपको रेट लॉ निकालना आता है, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को उस रेट लॉ के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, ये जो कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट है रेट लॉ में, उनका जो आपका पावर होता है उनका सम, वही क्या होता है आपका ऑर्डर। और ऑर्डर को किससे दिखाते हैं, एन से। और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ओके, ओके। चलो Yes, sir. हम समझने के लिए क्या करते हैं, रेट को सीधा हम क्या ले लेते हैं k, और a कोई कंसंट्रेशन टर्म है उसके पावर में मैं n ले रहा हूँ, क्योंकि देखो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा मेरे को नहीं पता है। फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये एक आपका एक जनरल क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में n। क्लियर है? अब देखो, अब कोई बोलता है कि सर ये रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो अब अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो k के यूनिट को आपको पता करने के लिए k किस फॉर्मूले में आता है ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम क्या पढ़े कि रेट जो है वो बराबर है k a की पावर में n। तो यहाँ से मैं k आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या, दैट इज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन a की पावर में n। अब अगर मेरे को इस k का यूनिट पता करना है, ठीक है, चलो अगर मेरे को इस k का यूनिट पता करना है, तो मेरे को अगर रेट का यूनिट और कंसंट्रेशन का यूनिट पता होगा तो क्या मैं k का यूनिट निकालूंगा। और रेट बराबर क्या होता है, तो रेट ये तो आपका प्लस माइनस dx बाई dt था, और dx क्या था, तो dx को कंसंट्रेशन चेंज था, और कंसंट्रेशन चेंज था मतलब कंसंट्रेशन ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। और बटे में क्या है, चेंज इन टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, और आपका मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डे हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, सीधा हम क्या लिख लेते हैं, टाइम। टाइम का जो यूनिट होगा हम उसको मेंशन कर देंगे। तो इसका यूनिट जो है वो क्या निकला है, तो अल्टीमेटली ये जो है मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स निकला क्या।
और इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो k का क्या निकलने वाला है? तो देखिए k का यूनिट जो है वो हो जाएगा आपका, रेट का क्या निकला, मोल लीटर इनवर्स, चलो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, और टाइम को अलग से लिखते हैं। बटे में क्या है, कंसंट्रेशन के पावर में ए, और कंसंट्रेशन को कैसे दिखाया जाता है, मोलर, और मोलर का मतलब ही क्या होता है, मोल पर लीटर। तो बटे में क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। अब देखो यहाँ भी मोल पर लीटर और यहाँ भी मोल पर लीटर, लेकिन इसके पावर में क्या रहेगा, इसके पावर में एन रहेगा, क्योंकि यहाँ भी तो इसके पावर में एन है। अब वो फॉर्मूला जानते होंगे क्या, कि दोनों का बेस जो है सेम है, तो ये बटे में तो ऊपर जाके 1 माइनस एन हो जाएगा। अरे ऐसे ही होता है क्या, x की पावर में Yes, m sir. अपॉन x की पावर में Yes, n इज sir. इक्वल टू x की पावर में m माइनस n, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, पावर में 1 माइनस n, और बाहर में अलग से क्या, टाइम इनवर्स को वेट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, ये निकल जाएगा आपका एक स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट का फार्मूला। यहाँ से अपन जो है, सिर्फ हमको कोई बता दे कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यूनिट चाहिए कि सेकंड ऑर्डर की -1 ऑर्डर, तुम तो बस n का वैल्यू बताओ, इतना मैथ से तो मेरे को आता है कि मैं वहां से उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल लूंगा। याद रहेगा? अरे याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अब अपन हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चलो सपोज मान लो अभी हम क्या निकाले, k का यूनिट जो है वो निकाल रहे हैं अपन मोल लीटर इनवर्स पावर में 1 माइनस n, और ये टाइम का इनवर्स, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकाले बताओ, जीरो ऑर्डर। अरे n इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आपको n का वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, जीरो। अरे n के वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, जीरो। सॉल्व करके बताऊं क्या? No, sir. वेरी गुड। No, sir. चलो एक बार बता देते हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो आपका ये हो जाएगा मोल, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका लीटर इनवर्स पावर में 1 माइनस जीरो, और ये हो जाएगा आपका टाइम का इनवर्स। तो कितना टाइम लगेगा आपको कि भैया एक से जीरो माइनस करोगे तो एक ही, तो इसका यूनिट तो सेम आ गया है, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम इनवर्स। याद रहेगा? याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मैं नहीं करता याद इसको, मैं किसको याद करता हूँ, इसको। तो इसको याद ही नहीं रखना है, ओके, इसको याद रखना है ऊपर वाले को, क्योंकि जब ऊपर वाला याद रहता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ठीक है। चलो Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जब आप n का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा क्या। और जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा तो इसके लिए यूनिट क्या निकल के आ जाएगा यार, ये 1 माइनस 1 कर दूंगा तो जीरो, और किसी के भी पावर में जीरो मतलब 1, तो ये तो सिर्फ टाइम इनवर्स आएगा, क्या आएगा, टाइम इनवर्स। अरे समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अगर हम सीधा किस पे चलते हैं, मानते हैं कि ऑर्डर जो है हाई नहीं होता, ठीक है,
लेकिन थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, जैसे निगेटिव ऑर्डर अभी तक ओवरऑल नहीं मिला है, लेकिन थियोरेटिकली तो निगेटिव ऑर्डर पॉसिबल है। क्यों ना भाई हम n इज इक्वल टू क्या कर दें, सीधा चलो फोर्थ ऑर्डर की तरफ चलते हैं, और जब फोर्थ ऑर्डर की तरफ जाएंगे अपन n इज इक्वल टू 4 रख लेंगे तो क्या आएगा, तुरंत सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, और इसके लिए k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर में 1 माइनस 4 दैट इज 3 माइनस 3 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा आपका टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा सॉल्व होकर के, तो ये आपका ऊपर में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स माइनस 3 टाइम इनवर्स। अरे ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, k sir. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 3 मोल के ऊपर में आ जाएगा, और इसमें पहले से माइनस लीटर के ऊपर इसके माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये जो है ऐसे निकल जाएगा, क्या लीटर के पावर में 3 हो जाएगा और मोल के पावर में माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप ये बेसिक जो फंडामेंटल इक्वेशन है के यूनिट के लिए उसको याद रखें आप, और फिर क्वेश्चन वाले को बोलिए इस आप बताओ, पूछो मेरे से कि कौन से ऑर्डर का मेरे को रेट कांस्टेंट पर यूनिट बताना है। अरे ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. चलो तो मैं ही पूछ लेता हूँ, होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, होमवर्क है n इज इक्वल टू 3/2, इसके लिए तुमको यूनिट ऑफ के बताना है, यूनिट ऑफ, इसमें शेयर करोगे, जो गूगल क्लासरूम बना है उसमें आप शेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेट, बात करते हैं स्पेसिफिक रेट की। अब स्पेसिफिक रेट है तो कुछ तो स्पेशल होगा इसमें, ठीक है, लेकिन हमको तो पता है कि रेट बराबर क्या होता है, क्या होता है रेट बराबर, रेट इज इक्वल टू के, कोई कंसंट्रेशन की पावर में n, यही तो होता है। ओके, अब देखिए वो कौन सा सिचुएशन है जब हम उसको स्पेशल बोलेंगे, तो इसके लिए बोला जाता है इफ A is equal to 1 molar, F is equal to 1 molar, that is unity, तो उस कंडीशन में रेट क्या हो जाएगा, रेट शुड बी इक्वल टू के, अरे समझ आया। तो ये डिपेंड नहीं करता कि भैया कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, डिपेंड नहीं करता कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, वो बोलता है कि चाहे फर्स्ट हो, जीरो हो, थर्ड हो, तुम कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लो, तो उस कंडीशन में हमेशा रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये जो स्पेशल चीज है वो क्या कहलाता है, स्पेशल वर्ड सामने जुड़ जाता है तो उसके लिए क्या बोल दिया जाता है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट, एंड के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन, ठीक है, तैयार रहें। वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट क्या बराबर होगा वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अरे बराबर होगा कि क्या होगा, चलो एक वर्ड और बढ़ाता हूं, यूनिट ऑफ
specific rate is equal to unit of specific rate constant. क्या बोलते हो? सब बराबर नहीं होगा शायद। शायद मतलब क्या, कौन सा ऊपर वाला वैल्यू की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो? ऊपर वाला वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन यूनिट वैल्यू अलग अलग। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बोल रहा है कि वैल्यू सेम हो सकती है करके, थोड़ा बताओ तो क्या बोल रहे हैं? तो वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है दोनों को, क्योंकि 1 का जितना भी पावर हो वो उसका वैल्यू 1 ही आता है। तो रेट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम होगा, बट यूनिट जो है वो अलग अलग होंगे। एग्जैक्टली। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रहे चाहे सेकंड ऑर्डर रहे चाहे थर्ड ऑर्डर रहे, अगर उसका जो 1 आता है, अगर उसके मतलब कंसंट्रेशन को मैं 1 कर दूं तो उसके पावर में मैं कुछ भी रखूं वो 1 ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है। समझ आया? रेट इज इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि इस स्पेसिफिक जो रेट का जो इक्वेशन है उसमें कहीं भी ऑर्डर मेंशन नहीं है, इनका वैल्यू का नामो निशान नहीं है, ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म भी नहीं दिख रहा है। तो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो जो है सेम हो सकती है, लेकिन यूनिट सेम नहीं हो सकती। क्यों सब सेम नहीं हो सकती? बिकॉज देखो, ये तो सेम हो सकती है लेकिन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is not equal to unit of specific rate constant always। कुछ देखो, ऑलवेज ऑलवेज टर्म मतलब यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो है बराबर नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, उस समय पर जब आपका इसका जो है रेट का यूनिट और इसका जो रेट का यूनिट, सॉरी रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर सेम आ जाता है तो उस कंडीशन पर आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये जो है इसका रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आया? क्यों? क्योंकि रेट का यूनिट क्या होता है? 1 मोल। जैसे मान लो, चलो इसका रेट का यूनिट है 2 मोल पर लीटर, ठीक, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। और अगर आपका जो है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है 2 आया, लेकिन ये ऑर्डर कौन सा था? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या आता है? टाइम इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका यूनिट तो भाई मेरे को के का यूनिट को तो के यूनिट से ही दिखाना पड़ेगा ना। तो सपोज ये सेकंड में लिया हूं तो सेकंड इनवर्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है? किस कंडीशन पर ये जो है बराबर होगा? Yes, sir. किस कंडीशन पर होगा बराबर होगा बताओ? किसका यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के जैसे आता है? जीरो ऑर्डर। एग्जैक्टली। मैं यही सुनना चाह रहा था कि वो कौन सा कंडीशन है जिस टाइम पर यूनिट ऑफ रेट एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोथ विल बी सेम। और वो किसके लिए होगा? जब ऑर्डर आपका क्या हो? जीरो। तो जीरो ऑर्डर के लिए भी क्या लिखोगे? यूनिट को मोल पर लीटर पर सेकेंड ही, और रेट का यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होता है। तो उसके लिए मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा और यूनिट सेम हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट विल नॉट सेम। ओके, याद रहेगा? यस सर। एनी Yes, डाउट? sir. किसी को भी डाउट पूछ लो। ओके, चल आगे चले। मैं पूछूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, पूछ लिएगा। factors
affecting rate constant, factors affecting rate constant, रेट कांस्टेंट को कौन कौन लोग अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, कंसंट्रेशन करता है क्या? फर्स्ट सी, ठीक है, सेकंड ए, एंड थर्ड एन, एंड फोर्थ वन इज टी। क्या होगा ये? कौन, ठीक है। और सी फॉर होता है कैटलिस्ट, ए फॉर होगा एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज EA, एंड एन फॉर नेचर ऑफ रिएक्शन, एंड टी फॉर टेम्परेचर। याद रहेगा, ये वो फैक्टर्स हैं जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। और सी फॉर क्या लिख लेना, सी फॉर कंसंट्रेशन। भी सबसे पहले हमारे माइंड में जब भी फैक्टर अफेक्टिंग की बात आती है, पहला चीज तो यही आता है, कंसंट्रेशन। अरे आता है क्या? कंसंट्रेशन को लिखना और काट लेना। कंसंट्रेशन जो है वो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता, ये इफेक्ट करता है इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन को तो ये इफेक्ट करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट इसको इफेक्ट नहीं करता। समझ आया? क्यों? क्योंकि देखो, कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है। पहले फास्ट हो रही थी, फिर कम हुई, फिर फास्ट हुई, फिर कम हुई। तो with changing reactant concentration, the rate of reaction will be same, but the rate constant will be constant। वहाँ पर रेट कांस्टेंट जो होता है वो सेम होता है थ्रू द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो उसका रेट जो है, चलने की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है। कभी थके तो थोड़ा रुक गए, कभी सिंपल सी बात है, कभी मन किया और चलने से तो और फास्ट चलने लग गए। लेकिन एक कांस्टेंट जो होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट द रिएक्शन आपका सेम होगा। समझ आया? याद रहेगा? Yes. Yes, sir. पूछूंगा मैं कल, ठीक है, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी पूछूंगा मैं। ओके, Okay, sir. अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझते हो रेट एक्सप्रेशन के लिए? सुने तो? Yes. बात 12th में पढ़ के आए होगे। अरे फर्स्ट Yes, ऑर्डर sir. के लिए रेट इक्वेशन निकालो तो डिफरेंशियल फॉर्म वाला, इंटीग्रेटेड फॉर्म वाला, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ के आते हैं ना। तो क्यों ना अपन क्या करते हैं, वो जो रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन, उनको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज एक तरफ मैं क्या करता हूँ, एक तरफ जीरो ऑर्डर और एक तरफ मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए आपको रेट इक्वेशन डिराइव कराता हूँ। तो कोई सबसे पहले तो हमको वो लिखना पड़ेगा भाई, एक रिएक्शन। सपोज ए जो है प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे ही कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका भी जो है ए जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोई ए रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए बोला जाता है कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो मतलब बस शुरुआत ही नहीं किया हूँ मैं, अपना टाइम वर्क चालू ही नहीं किया हूँ, रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं किया हूँ, तो उस टाइम पर कोई ए का इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज मान लो ए था,
तो प्रोडक्ट बोलता है भाई तुम रिएक्शन ही चालू नहीं किया तो मैं कहाँ से कुछ बनूंगा, तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ टाइम 0 था। तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर भी बोल रहे हैं जब t इज इक्वल टू 0 था तो जो भी कंसंट्रेशन था वो तो रिएक्टेंट का था, बाकी p तो क्या था आपका 0। बट एट टाइम t but at time t at t टाइम सपोज मान लो कि x अमाउंट जो है कन्वर्ट हो गया इसमें प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कितना बचा, तो मेरे x अमाउंट को तो तुम प्रोडक्ट में चेंज कर दिए, मैं a माइनस एक्स ही बचूंगा। ये भी बोल रहा है सपोज ये जो है आपका x जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो मैं भी a माइनस एक्स ही बचा, कब, जब टाइम t था। अब टाइम जो है 0 नहीं है, ठीक है। अरे ओके, अब रेट लॉ Yes, बोलते sir. हैं, रेट Yes, लॉ sir. पढ़ के आए हैं। अब रेट लॉ बोलता है, मेरी भी यूज कर लो थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब इसका यूज क्यों करेंगे, वही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट दिखाने पर कि रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलो मैं आपको रिएक्टेंट के टर्म में दिखा रहा हूँ, तो रिएक्टेंट के टर्म में चलो dx/dt माइनस टर्म में दिखा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, k रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में क्या होगा 0। क्यों 0, क्योंकि हम तो पढ़ ही किसके लिए रहे हैं, 0 ऑर्डर के लिए। समझ आया। तो जब किसी के Yes, भी sir. ऊपर में जब Yes, 0 sir. होगा तो भैया पावर में जब 0 तो सिर्फ दिखाने का 0 होता है, वो होता है क्या है 1। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से dx निकाल लूँ तो ये dx जो है, ठीक है, वो तो kdt हो जाएगा, dt को मैं इधर ला दिया, और ये सिर्फ माइनस तो दिखाने का टर्म है, माइनस तो सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, एक रेस्पेक्ट में, इसलिए माइनस को दिखाना पड़ रहा है, मजबूरी है, पता ही नहीं चलेगा माइनस को कब डालूंगा। तो क्यों ना हम इधर भी वैसे लिख लें, रेट लॉ क्या बोलता है, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या हो जाता है, क्या होगा, के ए की पावर में 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये तो बच के निकल जाएगा, के ए ही आएगा। अब कितने बार के ए लिखें, ठीक है, अल्टीमेटली ए का कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, ओके। अब क्यों ना ये जो x वाले टर्म है उनको एक साइड ला दिया जाए, माइनस डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, और इधर क्या लिख लें अपन, ए डी टी, हो गया। अब क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, और जब जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आता है भाई, इसका आप क्या कर दो, अब इंटीग्रेशन, माइनस साइन को हटा दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो यार, ये लो, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है k, और ये हो जाएगा dt का t, और एक चलो एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ले लेते हैं i, तो ये क्या हो जाएगा kt i। वैसे ही इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और इधर तो सेम है kt प्लस i, एक i क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये i क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ तक किसको दिक्कत है, अरे ये फार्मूला जानते हो ना, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, कुछ नहीं, ठीक है। देखो भैया ये वाला माइनस में हटा देता हूँ ना, कोई बोलेगा यही वाला माइनस लगाया हो क्या सर, ना 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 ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ,
आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा, इफ कंडीशन रखते हैं, चलो क्या करेंगे, इफ t इज इक्वल टू 0, या इफ ना करते हैं सीधा वेन, जब वेन t इज इक्वल टू 0 था तो उस टाइम पर x क्या था, 0 बना ही नहीं था। या फिर या a माइनस एक्स, ये तो a के बराबर था क्योंकि कोई x बना ही नहीं था। अब इन सभी को अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में, पीछे वाले में। तो वहां पर अगर पुट कर देते हैं तो i बराबर क्या निकल के आ गया, 0। अरे दिखा दूं, देख लो, फिर यहाँ पर मेंशन कर दूं इसको, क्या हो जाएगा, ये क्या निकला था, x बराबर 0 रखो, k t बराबर क्या रखना है, 0, तो k इंटू 0 प्लस क्या था, i, तो यहाँ से i बराबर क्या निकल के आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर नेचुरल लॉग a माइनस एक्स था, ठीक है, और इधर क्या था, k इंटू 0 kt था ना, प्लस i, तो आप बोलेंगे सर i बराबर क्या निकल गया, माइनस नेचुरल लॉग a। क्यों, क्योंकि x तो 0 है और x 0 है तो नेचुरल लॉग a ही बचेगा। अब इस i को क्या करो, वो जो इक्वेशन था उसमें पुट करो, तो यहाँ पर i का वैल्यू क्या आया है, x इज इक्वल टू के टी, क्योंकि i का वैल्यू क्या आया है, 0। लेकिन यहाँ पर ये क्या निकल के आया था, सपोज मान लो इधर मैं के टी लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, या फिर ऐसे मेंशन कर देता हूँ एक बार, ये नेचुरल लॉग हो गया और आपका a यही आएगा क्या, या पुट कर दें एक बार, ये क्या था आपका, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, टी का वैल्यू क्या रखते हो, 0, सॉरी, तो अपन पुट कर रहे हैं ना वैल्यू को, के टी, आई का वैल्यू क्या निकाले हो, आई का वैल्यू निकाले हो, आप बोलोगे माइनस नेचुरल लॉग ए। अब क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ए को इधर पटकेंगे तो वो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, चलो इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये के टी, अरे x बराबर क्या हो जाएगा, के टी, तो कुछ तो निकला जीरो ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर इसी को अगर मैं के टी निकालना चाहूँ, चलो मैं इसको ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, थोड़ा सा एक ही साइड एक ही टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं अपन, कैसे लिखने की कोशिश करते हैं कि के टी को एक साइड रखते हैं, इधर के टी बराबर क्या है, एक्स, इसको आप डिब्बे में बंद करो। अब इधर के टी अगर निकालना है हमको, तो इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग वाला ए वाला, ये लेफ्ट इधर साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ए, और ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। तो ये तो वही बात हुई ना, के टी बराबर नेचुरल लॉग पॉजिटिव वाला ऊपर में और निगेटिव वाला नीचे में, ये तो फार्मूला है। अरे के टी बराबर यही निकालते हो क्या, अब कोई बोलेंगे सर हम लोग तो पढ़ के ऐसे आते हैं के बराबर एक्स बाई टी पढ़ते हैं, अरे वही है, अभी मैं टी को के साथ लिख दिया, तो के टी है, के टी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर के टी बराबर क्या है, नेचुरल लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो आपको याद कैसे होता है उनको, आप देखो, अरे समझ आया, और यही जो है क्या कहलाएगा, these equations are called, क्या कहलाएगा, integrated rate equation, these equations are called integrated rate equations। is it clear for zero order and first order? अरे समझे, Yes, sir. यस सर। अरे मजा आ रहा है, चल अब देख लेते हैं हाफ लाइफ।
यहीं पर लगे हाथ हाफ लाइफ भी देख लेते हैं क्या होता है। हाफ लाइफ और हाफ लाइफ क्या होता है, कोई डिफाइन करेगा क्या? हाफ लाइफ क्या होता है? जब हाफ हो जाता हैं लाइफ मतलब जिंदगी और टाइम, हाफ लाइफ मतलब समय, तो टाइम वर्ड तो आएगा ही, है ना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion of 50% completion of, ठीक है, रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए जितना समय लगता है वही आपको क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। मतलब अल्टीमेटली हम इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं क्या कि जब हाफ लाइफ की बात करेंगे या टी हाफ की बात करेंगे तो उस टाइम पर ये जो ए होता है ए माइनस एक्स, इसका वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली आधा रहता है क्या, क्योंकि आधा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही ये बोलता है कि प्रोडक्ट भी कितना बना है, तो एक्स भी जो रिएक्टेंट था उसका आधा तो प्रोडक्ट में बन गया है, तो ए बाई टू नहीं है। तो मेरे को करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ मेरे को ए माइनस एक्स दिख रहा है वहाँ पर ए बाई टू, या फिर अगर ये याद नहीं रहता तो इतना समझते हो कि एक्स जो है रिएक्टेंट का आधा बन जाएगा, तो रिएक्टेंट शुरू में ए था तो उसका आधा ए बाई टू एक्स हो जाएगा। तो ये जो x है उसको आप पुट कर दीजिए वैल्यू में, तो जीरो ऑर्डर के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो ऑर्डर के लिखूंगा ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए भी तुम क्या वैल्यू ऊपर क्या आए थे, आइडेंटिफाई करके आए थे, के टी इज इक्वल टू एक्स, और इसके लिए के टी इज इक्वल टू, अरे याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, नेचुरल लॉग ए बाई एक्स, ए बाई ए माइनस एक्स। तो हमको वैल्यू बस तो रखना है, क्या वैल्यू रखना है, आप बोलोगे के तो के ही रहेगा सर, टी जो है उसको टी हाफ दिखाना पड़ेगा, और एक्स मतलब टी हाफ पर अमाउंट ऑफ एक्स जो है ए बाई टू होता है। वैसे ही यहाँ भी के और टी को सर टी हाफ दिखा दो, और टी हाफ दिखाओगे तो इधर नेचुरल लॉग ए तो ए ही रहेगा, ठीक है। अब ए माइनस एक्स बराबर तो ए बाई टू होता है सर, ठीक है। तो आप बोलोगे ए से ए तो खत्म हो गया, ए तो खत्म हो गया, तो टू ऊपर चले जाएगा, तो कोई बोलता है कि कोई के टी हाफ इज इक्वल टू, ये तो नेचुरल लॉग टू हो गया, ठीक है। अब बोल रहे थे आप तो सर पढ़ा रहे हैं टी हाफ, तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ भैया, जब ये फार्मूला याद हो गया है तो कितना टाइम लगेगा तुमको कि इसको टी हाफ कर लो और इसको ए बाई टू के कर लो, तुम्हारा टी हाफ निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ भी टी हाफ कर दो और इधर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग बाई टू, और ये के, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर नेचुरल लॉग को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग रट के आए थे 12th में या पिछले क्लासेस में कि ये तो 0.693 होता है और डिवाइडेड बाई के होता है। अरे यही पढ़ के आए हो क्या बचपन में? यस ठीक है, तो देखते ही देखते तुम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी, देखते देखते ही तुम मतलब रेट इक्वेशन भी पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, उसका टी हाफ, ओके। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये सिंपल अब नहीं पूछेगा, ये 12th का क्या है क्वेश्चन है, आपको पूछता है वो कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑन हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो उसके ऊपर टी हाफ में जो है, टी हाफ जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉरी मैं रेट बोल दिया, कंसंट्रेशन का, टी हाफ के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है देखो, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए अपन क्या पढ़े, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ
इज इक्वल टू क्या था, a बाई 2k। और इसी के लिए सॉरी इसके लिए क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो अल्टीमेटली ध्यान दो, अगर कोई बोलता है कि रेट क्या था सर इसके लिए, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में 0, दैट इज अल्टीमेटली के। इसके लिए जब रेट पढ़े तो रेट इज इक्वल टू के की पावर में 1। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है? यस सर। तो इस इक्वेशन में मेरे को जब जीरो ऑर्डर के लिए रेट देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को ए नहीं दिख रहा है, ये खत्म हो गया। तो मैं रेट को क्या बोलूंगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करता, समझ आया? बट यही ए जो है उसके हाफ लाइफ में दिख गया। और कैसा दिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ए का वैल्यू हाई होगा तो टी हाफ को भी हाई होना पड़ेगा। सो किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा है तो उसका टी हाफ भी ज़्यादा होगा। तो जीरो ऑर्डर का ब्यूटी क्या है कि उसका रेट तो उसको इफेक्ट नहीं कर पाता, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट को इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसके हाफ लाइफ को इफेक्ट करता है। तो मज़ेदार चीज़ बताऊँ, आप फर्स्ट ऑर्डर जब देख रहे होगे तो इसका रेट जो है उसमें आपको फार्मूले में ए दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट जो है उसको इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन मज़ेदार क्या है, उसका टी हाफ जो है उसमें कहीं भी मेरे को ए दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज टी हाफ इज प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया? तो मैं सबसे पहले देखो उल्टा हो रहा है क्या, रिलेशन देख लो, इसके इसमें है और ये इसमें है। ये किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो मेरा जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तो एक जीरो ऑर्डर पूछूंगा तो जीरो ऑर्डर तो कोई भी पढ़ लेता है। मैं इन चारों टर्म्स को एक साथ पूछूंगा और इसको स्टेटमेंट लगाऊंगा कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से ऑर्डर के लिए सही है। जो एक भी भूला तो उसका पूरा क्वेश्चन खराब। याद रहेगा? यस सर। चल, तो क्यों ना हम ऐसे सिचुएशन में चले जहां से हमको किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन जो है वो पता चल जाए। ओके, चलिए तो दिमाग खोल के बैठे, काइनेटिक ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन या रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। सो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन हमको पता नहीं है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए, सो ध्यान देना, यहाँ भी वही चलेगा। क्या चलने वाला है, कोई ए जो है प्रोडक्ट टी में कन्वर्ट हो रहा है, मेरे को पता नहीं है कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एन ऑर्डर है। वो टी इज इक्वल टू जब जीरो था तो वहाँ पर ये ए था और ये जीरो, और ये जो है आपका एक्स जब बना, जब टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जीरो नहीं था टी, तो ये एक्स अमाउंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो ए माइनस एक्स। अच्छा, इसके बाद केमिस्ट्री में मेरा ही क्लास है क्या, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में? यस सर। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग तो फिर से यही क्लास ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा मैं आगे इसको लेता हूँ। ओके, अच्छा बताइए, अब इसके बाद तो हम कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं अपन, अगर रिएक्टेंट के टर्म में अगर इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, के और ये एक टी टाइम इसका कंसंट्रेशन माइनस एक्स है। चूंकि इसका अभी मेरे को ऑर्डर पता नहीं है इसलिए इसके पावर में मैं n लगा देता हूँ। ठीक है, फिर से वही बात होगी, ये dx by dt हो जाएगा, या फिर सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ,
इसको अपन x वाले को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये a माइनस एक्स की पावर में n इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको क्या कर देते हैं, जैसे अपन इंटीग्रेट करते थे वैसे ही इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इस माइनस टर्म को मैं हटा देता हूँ, ये इंटीग्रेट कर दो, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपॉन n माइनस वन a की पावर में, सॉरी a माइनस एक्स की पावर में n माइनस वन बराबर के टी प्लस आई। ठीक है, अब फिर मैं वही बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं फिर वही बोलूंगा मेरे को आई चाहिए, तो आई आइडेंटिफाई करने के लिए टी इज इक्वल टू जीरो रख के मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो लेकर के फिर से मैं आई निकालूंगा, तो सीधा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर t इज इक्वल टू जीरो, सेम कंडीशन वही लागू होगा ना, इफ या व्हेन t इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू जीरो, तो वहां से ये i क्या निकल जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन n माइनस वन, और ये जो है इनटू में a की पावर में n माइनस वन। क्यों, क्योंकि x के बराबर जीरो रख दो तो n माइनस वन तो यहाँ से आएगा अभी। यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, i के जगह में इसको वैल्यू को रखूंगा और मैं kt निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं बार बार आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं kt में ले जा रहा हूँ कि आप एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करो, kt को याद रखो हर बार। ठीक है, तो kt अब वहां से k चाहिए रहेगा तो t को नीचे ला लेना, t चाहिए रहेगा तो k को नीचे ला लेना। लेकिन kt बराबर क्या है, तो kt इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस वन, ये निकलेगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर में, सॉरी a माइनस एक्स की पावर में n माइनस वन माइनस 1 अपॉन a की पावर में n माइनस वन। ठीक है, दिमाग खोल के रख लो और इस इक्वेशन को क्या करो, डिब्बे में बंद करो और रख लो। समझ आए, इंपॉर्टेंट। अरे ओके, Yes, sir. ठीक। हाँ, अब मैं इसको बता दूंगा कि ये इक्वेशन किसके ऊपर लागू नहीं होगा। यहाँ मेरे को कहीं भी लॉग वगैरह नहीं दिख रहा है, लॉग वगैरह नहीं दिख रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के रेट इक्वेशन में तो लॉग आता है, नेचुरल लॉग, लेकिन यहाँ तो लॉग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, बट उसके अलावा किसी और ऑर्डर के लिए अगर वो थ्योरेटिकली पूछता है मेरे को -1 ऑर्डर का रेट इक्वेशन लिख के बताओ, तो कुछ नहीं करना है, n बराबर -1 कर देना, जो वैल्यू आएगा वही आपके किस्मत में होगा। ठीक है, तो चलो अब हाफ लाइफ की बात करते हैं। nth ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा, t हाफ और nth ऑर्डर रिएक्शन करना क्या रहता है, जो a माइनस एक्स है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, a/2, या फिर x बराबर क्या होता है, a/2। और जब इसको आप पुट कर देंगे तो मैं तो आपको सीधे मास्टर इक्वेशन में ले जाऊंगा कि t हाफ बराबर तुम्हारा क्या आएगा, या kt हाफ बराबर तुम्हारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन n माइनस वन, जो कि इसमें भी था, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर में n माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई a की पावर में n माइनस। अरे समझे, Yes, sir. 2 मिनट में Yes, मेरे sir. को ये दोनों इक्वेशन याद कीजिए। समझ आया, हो जाएगा यार। तो देखो मैं इसलिए ऐसा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि kt इधर भी है, kt इधर भी है, 1 माइनस n इधर भी है, 1 अपॉन n माइनस वन इधर भी है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के याद रखो ना आप, एकदम से नए नए तरीके से क्यों आप इक्वेशन को बना करके आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अल्टीमेटली तुमको k चाहिए रहेगा तो k इधर लेफ्ट हैंड से रख लेना, जब मेरे को कोई n पूछेगा तो मैं तो तोड़ मरोड़ के n को लाऊंगा इधर, तो एक ही मतलब है ना, ये तो हो जाएगा यार। ठीक है,
हो जाएगा यार? Yes, sir. ओके, तो क्यों ना अब जब याद हो जाएगा बोल रहे हो तो देख के ही सॉल्व करो। 3/2 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर के लिए आपका जो है रेट इक्वेशन आपका will जो k इज इक्वल टू क्या आएगा वो आपको बताना है। फॉर 3/2 ऑर्डर के लिए k क्या आएगा वो बताना है, और इसके लिए t हाफ क्या आएगा वो बताना है। इसमें आप सॉल्व करेंगे इसको गूगल क्लासरूम में। मेरे को 1 घंटे के जैसे ही क्लास होगा आपका उसके बाद शाम तक सबमिट कर देना। ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. समझ आया आज का लेक्चर? Yes, sir. Yeah. अटेंडेंस ले लूँ, स्क्रीनशॉट ले लें।